तेजस्वी को तो राजनीति की समझ ही नहीं है। तेजस्वी को कुछ नहीं पता है कि राजनीति कैसे होती है। वो ये लोग ये समझते हैं कि आतंक फैलाकर हम राजनीति कर लेंगे। हमारे साथ दुर्भाग्य रही कि हम वहां पर एक इंडस्ट्रीज सेटअप करें, क्योंकि बिना बैंकर के सहयोग के कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो सफल नहीं हो सकती। अगर भागलपुर में मेडिकल से, इंजीनियर से, लॉ से लेकर के हर तरह की पढ़ाई है, इतना सब कुछ बढ़िया था, तो आज के तारीख पर भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार भर का युवा मजदूरी क्यों करता है? कम से कम 20% यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो बिहार के, बिहार से उद्योगपति की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। इसलिए बिहारी कहीं भी पीछे नहीं है। तो ध्यान हो तो 1975 में इमरजेंसी लगी और 1977 तक इमरजेंसी रही। ये लालू, नीतीश, ये सब उसी की उपज है। कोई भी चीज की अति होती है। तेजस्वी यादव को सर्वत्र इस चुनाव में तेजस्वी यादव को उसी का जो है तो हाँ, नहीं तेजस्वी यादव कुछ है ही नहीं। हम लोग कहाँ उसको नेता बना रहे हैं, कहाँ तेजस्वी यादव से तो उसका भाई बहुत अच्छा है। तेजस्वी से तो तेज प्रताप लाख दर्जे अच्छा है। आपसे आज एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाने जा रहा हूं जो है तो बिहार के, लेकिन बिहार में रहते नहीं है, बहुत बड़े व्यापारी हैं। और आज बिहार और व्यापार की भी बात इसलिए क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में हुए हैं चुनाव, लेकिन बिहार के रहने वाले लोग व्यापार बाहर क्यों करने जाते हैं? क्योंकि इस बार रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था। जाति तो बिहार में हमेशा से मुद्दा रहती ही है, लेकिन व्यापार बहुत बड़ा मुद्दा था। तो वहां पर व्यापार क्यों नहीं है, वहां पर उद्योग क्यों नहीं है, वहां पर लोग क्यों नहीं व्यापार करते हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ अभी श्रीराम अग्रवाल जी हैं, जो अभी डीएलएफ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जी, और वर्तमान में हम यहाँ पर हैं। तो मैं आपका स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल ये कहता हूं कि एक बिहारी सब पर भारी, ऐसा कहा जाता है। और दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो मारवाड़ी और बिहारी दुई हमेशा हर जगह मिलते हैं, हर कोने में बिल्कुल मिलेंगे। और ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैंने पढ़ा है कि सम्राट अशोक के दौरान तुर्की, वर्तमान में जो तुर्की देश है, तुर्की के आगे मतलब उज्बेकिस्तान वगैरह जो भी देश है, वहां तक बिहार था, इधर ईरान तक था, और इधर यही बिहार जो है तो यहाँ मलेशिया के और नीचे इंडोनेशिया और ब्रह्मा देश वगैरह जो पहले था वहां तक काफी फैला हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिहार जो पूरे विश्व को कंट्रोल करता था, आज के तारीख पर उस बिहार में रोजगार क्यों नहीं है और वहां का व्यापारी बाहर क्यों है? देखिए, उसका मुख्य कारण यही है कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहा है वहां पे, और जो जिस हिसाब से वहां ब्यूरोक्रेसी रही है। क्योंकि मेरा जन्म भी बिहार में हुआ है और मैं 1984 में मैं फरीदाबाद आया था। बिहार में कहाँ हुआ? मैं वो पूरी जगह सनों सब बता दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, अब थोड़ा बिहारी में बताइएगा, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारा जन्म 27 जनवरी 1960 भागलपुर कमिश्नरी टाउन है वही बिहार में होइल बा। हम वहाँ से ग्रेजुएशन करल बा मारवाड़ी कॉलेज, और हमने वहाँ व्यापार भी करल बा। हमार कपड़ा के दुकान आज भी है वो, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य रही कि हम वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज सेटअप करी, और उस समय बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की मदद से हमने उस इंडस्ट्रीज को लगाया। और उसमें हमें जब ये हमने बताया कि इस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें 5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, लेकिन बैंक ने हमें सिर्फ 50,000 रुपया वर्किंग कैपिटल दिया, और जिसके कारण वो इंडस्ट्रीज फेल हो गई। और उसका मुख्य कारण यही रहा कि बिहार में जो भी व्यक्ति इंडस्ट्रीज लगाता था उसको बैंकिंग का सहयोग, क्योंकि बिना बैंकर के सहयोग के कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो सफल नहीं हो सकती। और जिसके कारण आप ये किस सन की बात कर रहे हैं बिहार में, जहां आपको बैंक पैसा भी दे रहा था और आप लगाने का सोच रहे हैं? ये 1980 की बात कर रहा हूं मैं। 1980? हाँ, 1980 में तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, भागवत जा आजाद उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1977 में देखिए बिहार में भी जो भी बदलाव आया वो छात्र आंदोलन से आया। अगर आपको ध्यान हो तो 1975 में इमरजेंसी लगी और 1977 तक इमरजेंसी रही। ये लालू, नीतीश, ये सब उसी की उपज है।
इमरजेंसी के दौरान आंदोलन हाँ, वाले। हम लोग उसी समय जयप्रकाश नारायण बाबू के, हम्म। मैं उस समय हाई स्कूल में था हम्म। और हमने उस आंदोलन को देखा है। हम्म। शामिल भी होते थे कभी कभी। जहाँ जहाँ पर छात्रों पे गोली चली, पूरे बिहार में हम्म। छात्रों पे गोली चली। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, भागलपुर जो कि एजुकेशनल हब है, हम्म। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है हम्म। जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में नहीं होती। हम्म। उस समय वहां पर होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक सबसे बड़ा जो रेशम संस्थान, जो दुनिया में मैं समझता हूँ भागलपुर में ही है केवल, सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट, हम्म। जहाँ रेशम के कीड़े की पढ़ाई, हम्म। ये सारा मतलब भागलपुर एजुकेशनल हब है। तो एक बार और फिर मैं मेरा एक सवाल में आ गया आपके भागलपुर से। अगर भागलपुर में मेडिकल से, इंजीनियर से, लॉ से लेकर के हर तरह की पढ़ाई है, इतना सब कुछ बढ़िया था, तो आज के तारीख पर भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार भर का युवा मजदूरी क्यों करता है? बिहार को मजदूर राज्य के तौर पर क्यों मैं जाना मैं जाता है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि हम वहाँ पहले मिश्री बनाते थे। हम्म। आपने मिश्री का नाम सुना होगा। मिश्री जो हाँ, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग हाँ, लगाते हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं, हम्म। जो धागे में पिरोई जाती है। हाँ 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 हाँ, धागे धागे वाली मिश्री धागे आती है। वाली मिश्री भी हम बनाते थे वहाँ हम्म। पे। तो उसमें क्या होता है कि मिश्री को जब हम बनाते हैं, तो उसका 3 दिन का प्रोसेस है। हम्म। पहले दिन डालते हैं, और ये प्लांट आपके पिताजी ने वहां पे वहाँ लगाया था? लगा रखा था। क्या क्या पूरा नाम बताइए, प्लांट का नाम क्या था? वहाँ पर कैंडीमेंट एंड कन्फेक्शनरी के नाम से वहाँ और पर या पिताजी का भी नाम बता दीजिए चिरंजी लगातार। चिरंजी लाल अग्रवाल, हाँ हाँ। हमारे पिताजी हम्म। मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। हम्म। और वो जब बंगाल का विभाजन हुआ, हम्म। तब वो पूर्वी बंगाल से और भागलपुर आए थे। अब राजस्थान का आपने नाम लिया तो वो भी एड्रेस बताइए कि सरदार राजस्थान के शहर, कहाँ से? राजस्थान के उस समय चूरू डिस्ट्रिक्ट होता था, हम लोग हाँ सरदार शहर से हैं। हाँ हाँ और उसके बाद पिताजी अपने ननिहाल में शिवगंज, हाँ जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में होता था, हाँ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ तो पिताजी अपने ननिहाल में वहाँ रहते थे। हाँ वहाँ उनका पाट का काम था, पाट हाँ। का बिजनेस था। पाट मतलब उसको और जो अच्छे से समझा पटुआ, दीजिए। जो पाट जिसकी बोरा बोरा चट्टी बनती है ना, हाँ, इसकी पाट की। पेटुआ पेटुआ, हाँ, बेसिकली पेटुआ। हाँ, इसकी बहुत हाँ बड़ी खेती बंगाल में। हाँ, उसके पूर्वी, पत्ते खट्टे खट्टे आते हैं हाँ, और वो जब उसके धागे निकाले जाते उसकी हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी, उसको बनाने की बहुत बड़ी मिलें कलकत्ता में थी। हाँ पाट की जो है, हाँ पाट के धागा से धागा बनाने की हाँ हाँ बहुत बड़ी-बड़ी मिलें थी हाँ। कलकत्ता में। उसको ये प्रयागराज साइड वाला और एमपी के जो रीवा साइड वाला बेल्ट है उसको पेटुआ बोलते हैं। हाँ, नहीं और लेकिन उससे वो, निकलने वाले धागे को सन बोलते हैं। हाँ, सन, लोगों के बाल सफेद हो जाते बिल्कुल, हैं तो बिल्कुल, बोलते हैं कि सन जैसे बाल हो सन गए। जैसे हो गए। हाँ, हाँ तो वो सारा जो है वो पूर्वी बंगाल में बहुत होता था वो। हाँ। और उसकी सारी प्रोसेसिंग बंगाल में होती थी, कलकत्ता में। हम्म। कलकत्ता में बड़ी-बड़ी मिलें थी। हम्म। आपका जो सवाल था ना कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं? सवाल अभी बीच में एक और आएगा। आपने बीच में राजस्थान के इंट्रोडक्शन दे दिया, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आप राजस्थान के थे, पूर्वी पाकिस्तान जो भी वाला उसको बता रहे हैं, फिर आपने कहा कि आप भागलपुर के भी थे, तो आप राजस्थान के थे या भागलपुर के थे? नहीं, मेरा जन्म भागलपुर में ही हुआ है। अच्छा, आपका जन्म भागलपुर में हाँ, हुआ। मेरा जन्म भागलपुर में ही हुआ। मेरी शिक्षा-दीक्षा, हम्म। पढ़ाई-लिखाई सब भागलपुर से हुई। हम्म। और हमारी वहाँ पर मिस्री की फैक्ट्री हम्म। थी, हम्म। जो कि वर्तमान में अब नहीं है। हम्म। उसके बाद हमारे पिताजी के मन में एक विचार आया कि मिस्री जब हम बनाते हैं, अब क्यों नहीं है? ये अब इसलिए सवाल नहीं बहुत है, बड़ा सवाल है, आपने कहा अब नहीं मैंने है। आपको बताया ना कि ये बैंकों की उदासीनता के कारण, बैंकों बिहार के। बिहार में जो बैंक हैं, हम्म। उन बैंक के जो अधिकारी हैं या जो हम्म। कर्मचारी हैं, हम्म। उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म। क्योंकि जब मैं यहाँ फरीदाबाद आया, हम्म। जब मैंने यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई, हम्म। तो मुझे एक बैंक मैनेजर ने हम्म। और प्रमोट किया। हम्म। उसने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं एक फैक्ट्री में जब सप्लाई करता था, तो हम्म। उसने मुझे ये प्रेरित किया कि अगर श्री राम जी, अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हम्म। तो आप क्या करोगे? हम्म। और उन्होंने मुझे एक कस्टमर भी बताया हम्म। कि बोले दिल्ली में ये कस्टमर है, आप इनके पास जाओ, हम्म। ये आपके इस केमिकल को ये यूज करते हैं। हम्म। मैं उनके पास गया हम्म। और उनकी मदद से फिर मैंने 3 प्लांट लगा लिए वैसे। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बिहार में इंडस्ट्रीज तो आप लगा देते हैं, हम्म। लेकिन उन उस इंडस्ट्रीज के बारे में हम्म। वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, हम्म। उनकी उदासीनता होती है। हम्म। वो उनको शक की निगाह से देखते हैं। ये बात आप बता रहे हैं 1980 के आसपास की। जी, आज के तारीख पर बिहार पे क्यों नहीं है उद्योग? क्यों वहां पर कोई भी मिल नहीं है? क्यों वहां देखिए पर कोई आज व्यापारी नहीं व्यापार मैं आपको लगाता? बताऊं,
हम 1980 में भी जब मैं आया था तो उस चलती हुई इंडस्ट्रीज को छोड़ के आया था। और उस क्या समय कारण भी था? वो इंडस्ट्री चल रही थी। हम्म उसका कारण मुख्य यही था कि जैसा हम उसको चलाना चाह रहे थे, हम्म उस हिसाब से नहीं चला पा रहे थे। हम्म तो और मेरी चूँकि आगे की पढ़ाई जारी थी, हम्म तो मैं यहाँ आईसीडब्ल्यू करने आया था। हम्म लेकिन आईसीडब्ल्यू करने के दौरान ही और मैंने एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। हम्म जब मैंने वहाँ जॉब शुरू करी, तो मेरा जॉब में मन लग गया। हम्म जब मेरा जॉब में मन लग गया, तो मेरी पढ़ाई रुक गई। छूट गई। हम्म फिर उसी कंपनी में जो केमिकल मैं बनाता हूँ, हम्म वो उसी कंपनी में पिकलिंग में काम आता था। हम्म तो मैंने उस केमिकल को बनाने का मन बनाया। हम्म तो और एक केमिकल इंजीनियर के सहयोग से हम्म और मैंने उसको यहाँ डेवलप किया। हम्म बाद में वो केमिकल बना करके मैं उसी फैक्ट्री में देने लगा। हम्म तो मुझे बैंक से आसानी से लोन भी मिल गया। हम्म मैंने यहाँ पर आसानी से ज़मीन भी खरीद ली। हम्म चूँकि देखिए होता क्या है, जब आप फरीदाबाद चूँकि एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, हम्म तो यहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे या हम्म जो भी लोग थे, हम्म उन सबकी मानसिकता यही थी हम्म कि भई नहीं, यहाँ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे हम, हम्म चाहे जिस माध्यम से भी हो। हम्म उन सब ने खूब सहयोग किया। मैं आज इस बात को कतई नहीं मानता। हम्म फरीदाबाद में हम्म मैं लघु उद्योग भारती का काम देखता था, हम्म तो उस समय पंजाब नेशनल बैंक ने हम्म मुझे सिख रिहेबिलिटेशन कमेटी का मेंबर बनाया। हम्म उस समय मुझे एक प्रताप स्टील, यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी। हम्म वो एक सिंगल सिक इंडस्ट्रीज थी वो। हम्म मुझे कोई दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं मिली हम्म जो यहाँ पर कोई सिक हुई, हम्म ना छोटी ना बड़ी। हम्म तो फरीदाबाद के बारे में मेरी मेरी ये धारणा है कि यहाँ पर सरकार ने भी और चाहे जिस तरह से भी हो, हम्म इंडस्ट्रीज का सहयोग किया। बैंकर्स ने भी इंडस्ट्रीज का सहयोग किया हम्म और तकनीकी रूप से भी यहाँ के लोग हम्म इंडस्ट्रीज के लिए हम्म और उपयुक्त थे। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे बिहार की। बिहार में मैं उस टाइम जोन को जानने का प्रयास कर रहा हूं कि 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल आया बिहार को, क्योंकि इस चुनाव के दौरान भी और इसके पहले के चुनावों में भी मैं लगातार सुनता हूँ जंगल राज जंगल राज जंगल राज बार बार बोलते हैं। क्या था ये जंगल राज, और यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लग पाई, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उद्योग नहीं, कुछ जितनी भी शुगर मिले थी सब बंद हो गई। कोई अगर वहां अपनी कोचिंग खोल ले, कोई टीचर हो जाए, वो सब कोई छोड़ देते थे, सब वहां से हॉस्पिटल नहीं डाल रहा है, कोई भाग के बाहर आ रहा है। क्या था ऐसा बिहार में? देखिए, जब मैं था वहाँ पे, ऐसा कोई जंगल राज नहीं था वहाँ। हाँ। वहाँ सब लोग स्वतंत्रता से रहते थे, अच्छे से व्यापार और वो करते कब, थे। ये टाइम ये कब का था? 1980 का पीरियड जो मैं 80 का आपको बता पीरियड। रहा हूँ। हाँ, जब कर्पूरी ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री होते थे, हाँ। भगवत जा आजाद के बाद, हम्म और कर्पूरी ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री बने हम्म थे हम्म और उनके राज में हम्म वहाँ पर सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी प्रशंसा करते नहीं, हैं। बहुत बढ़िया उनके शासन में। देखिए, शासन में हम सबको खुश नहीं कर सकते। हम्म जब हम शासन चलाते हैं, तो ये हम्म आप मान करके चलिए कि आप चाहेंगे कि हम ऐसी नीति बनाए कि सब लोग उसमें खुश हो जाएं। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास संसाधन तो सीमित है। हम्म आपको किसी से लेना और किसी को देना है। हम्म तो वो सारी व्यवस्था, मतलब कर्पूरी ठाकुर का जो मैंने राज देखा हम्म और उससे पहले का जो शासन हम्म देखा, उसमें कहीं कोई जंगल राज नहीं था। हम्म तो वहाँ जंगल राज। ये सारा 1989 में, मैं जब भागलपुर की आपसे जो आप जिक्र कर रहा हूँ, हम्म तो भागलपुर में आपने सुना होगा एक जेल में आग फोड़वा कांड भी हुआ था। हाँ, खुड़वा कांड हुआ था, उस पर एक पिक्चर भी बनी है हाँ, उस पर और एक खूब चर्चा में थी वो पिक्चर। गंगाजल पिक्चर भी आई थी। हाँ। और उस आग फोड़वा कांड को भी और राजनीतिक लोगों ने गलत ढंग से और संसद में प्रेजेंट किया। और कहा जाता है कि उसमें आंखों में तेजाब डाल देते थे। वो देखिए, वो सारी चीजें आपने गंगाजल पिक्चर में देखी है। हाँ। जब आदमी किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी होता है, हम्म क्योंकि वो सब लोग जेल में कैदी थे हम्म और वो जेल में भी बदमाशी करते थे। हम्म वो जेल में भी उन्होंने आतंक फैला रखा था। हम्म तो उनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ, आपस में गुटबाजी आप आज भी सुनते ही हो, जेल में झगड़ा होता ही है। होता है। जेल में तेजाब भी डाल दे, वो बैटरी का तेजाब था, बैटरी एसिड, वो हर जगह उपलब्ध होता है, घरों में भी उपलब्ध होता है। हम्म तो वो उन्होंने डाल दिया। वो सब चीजें आपने गंगाजल पिक्चर में देखी है। प्रकाश झा भागलपुर से ही है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने गंगाजल बनाई है। हाँ। भागलपुर से। तो ठीक। इसी तरह से वहां पर एक दादारिज्म भी चलता था हम्म कि भाई एक शहर में एक दादा, वो साल 2 साल वहां राज करता हम्म था और उसके बिहार में बाद तो रंगदार होते हैं, दादा रंगदार, नहीं वही होते, रंगदार मैं होते हैं। रंगदार, वही रंगदारी, हाँ। रंगदारी चलती थी। हाँ, रंगदारी लेकिन चलती कोई थी। जंगल राज बोल के कुछ नहीं था। हाँ। ये सब 90 के बाद हुआ है। हम्म जब ये सब, फिर हमें भी डर लगता था। मैं भी जब आया एक्चुअल जंगल राज क्या था? ज्यादातर लोग जंगल राज ही बस जानते। था क्या वो?
क्यों उसको इतना ज्यादा एक्चुअल में डराते हैं उससे? देखिए, जंगल राज की कोई परिभाषा नहीं है। जंगल राज तो तो ये ये प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह से लेकर के जितने भी देश भर के भाजपा से लेकर के और जितने भी गए सबको जंगल राज से आपने लेकर के क्यों डराते रहते हैं? आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी के बेटी की शादी थी और उसमें पटना के सारे कार शोरूम को लूट लिया गया। कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप? अब मैं आप सब जानते हैं हमारे अरे नहीं नहीं, अब लालू हम प्रसाद आप भागलपुर के आप हैं, हम कैसे जानेंगे कौन लालू मुख्यमंत्री की प्रसाद बात? यादव जी मुख्यमंत्री थे। उनके परिवार में शादी थी। कब की बात है ये? ये मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, हाँ। लेकिन हमारे दोस्त का भी वहां पे एक शोरूम हुआ करता था कार का? कार का। हाँ। और वो सारी कारें ये उठा उठा के ले गए वहां से और बाद बारात में जो लोग आए थे हाँ उनके लिए तो खरीदे उनको होंगे ना? नहीं नहीं कुछ नहीं खरीदे। वो सब ले गए। मतलब बाराती वहां मतलब जो आए तो शोरूम में घुसे और कार उठा के ले बाराती गए? नहीं ले गए। हाँ। बारातियों को लेने के लिए इनके कार्यकर्ता ले गए उठा उठा के कि अच्छा। बारातियों को लाना है, छोड़ना है, हाँ। बारातियों का स्वागत सत्कार है। ऐसे जो जंगल राज की आप तो बात कर बाद रहे में हो पैसा ना, दिए होंगे? नहीं नहीं बाद में पैसा वैसा कुछ नहीं है। वो कार भी वापस टूटी फूटी कार किसी ने वापस कर दी तो कर दी, नहीं तो वापस भी नहीं करी। कहा हो आप, तू एक वो कार नहीं देल बड़े हो, हाँ। एक शादी में तू एक कार नहीं देते हो। तो वो इस तरह से कह के उसको टाल मटोल। आपने सुना ही होगा आईएएस अफसर की पत्नी के साथ क्या हुआ वहां पे उस समय। क्या अब ये होता था जो बताइए अब थोड़ा सा? नहीं अरे मैं थोड़ा सा अब विस्तार से वो बताइए। अब आप उनके साथ महीनों बलात्कार हुआ। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करी जाए, अगर मैं सार्वजनिक जनरल तौर बात कर बताएं रहा हूँ। वो जो तो। आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हो, वो जंगल राज वहां 15 साल तक खूब दबा के चला। हाँ, मतलब आईएएस अधिकारी अगर है हाँ उसकी तो पत्नी वो को उनके पत्नियों को हाँ उठा लेते थे हाँ कार्यकर्ता? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं आपसे 77 की बात कर रहा हूँ। हम्म। उस समय हमारे यहाँ एक नागालैंड के डीएम होते थे हम्म। और उस समय छात्रों से भरा हुआ था सचिवालय, हम्म। सेक्रेटरी जो कोर्ट का जो परिसर है सारा। हम्म। और वहाँ गोली चलाने के आदेश हो गए थे। ये तो कहाँ की बात है ये? भागलपुर की भागलपुर की छात्र बात? आंदोलन के टाइम की बात है। छात्र आंदोलन की है। तो वहां के डीएम ने एसपी को कहा हम्म। कि आप गोली चलाने से पहले लिख के दीजिए आप। 77 तो वो वाला टाइम है ना जब इमरजेंसी चल रही थी, इमरजेंसी के 75 बाद, से। इमरजेंसी के जस्ट बाद, अच्छा उसके। इमरजेंसी में ही। ये अच्छा। जो मैं बता रहा हूँ इमरजेंसी पीरियड के टाइम की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो वहां नहीं एक दिन भी गोली नहीं चली। भागलपुर इतना बड़ा एजुकेशनल हब, इतना बड़ा छात्र आंदोलन, लेकिन वहां एक भी छात्र की कैजुअलिटी नहीं हुई। जबकि पूरे बिहार में कम से कम हजारों छात्रों का बलिदान हुआ है उस दौरान, उस आंदोलन के दौरान। ये जैन जी वगैरह तो आज हम सुन रहे हैं ना नए नए शब्द। ये छात्र आंदोलन 1975 में बिहार से ही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही ये उठा था। और उसी समय के लालू जी, नीतीश जी, ये सब लोग उसी समय के नेता हैं। तो जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी में थे इस पर? जयप्रकाश नारायण की कोई पार्टी नहीं थी, वो समाजवादी थे मुख्य रूप से। और उन्होंने ये सारा कुछ हम सब जानते हैं कि उस समय जब इमरजेंसी लगी तो सब लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया। उस समय संघ पे भी प्रतिबंध लगाया गया, सामाजिक संस्थाओं पे भी प्रतिबंध लगाया गया। आपने कहा समाजवादी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक है इसलिए मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। पार्टी के नहीं मैं थे। कंफर्म कर रहा हूँ हाँ, कि जैसे हम आमतौर पर लोगों को बोलते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता है, नहीं, उसी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता है ना? थे वो। हाँ। और उन्होंने उनके नेतृत्व में ये सारा कुछ हुआ और उस समय की सरकार को झुकना पड़ा। 77 में इमरजेंसी समाप्त हुई। जो लोग जेल गए थे उन सबको छोड़ना भी पड़ा। वो सारी परिस्थितियां भी बनी। आज भी आप ये सोचिए कि रेशम के उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। आज भी भागलपुर का सिल्क एकमात्र ऐसा सिल्क है जिसको आप सर्दी में ओढ़ेंगे तो गर्मी लगेगी और गर्मी में पहनेंगे तो ठंडा लगेगा। और आज ये कपड़ा आज भी अपनी गुणवत्ता के कारण अमेरिका तक जाता है और आज इसके मनमाने दाम हैं। आज इसका कुछ भी बोल दो, हाँ मिलेगा ही। आप जो मांगोगे सो मिलेगा। ऐसे ही नेताओं के जो कपड़े हैं वो सारे वहीं बनते हैं भागलपुर में। वो नेताओं वाला जो कपड़ा बिल्कुल अकड़ जाता है वो वाला जिसको हम बाफ्ता कहते हैं। हाँ। तो वो बाफ्ता और ऐसा बहुत तरह का सिल्क है। अब तो पहले चूंकि भागलपुर में सिल्क की पैदाइश थी, अब तो वहां भी चाइना सिल्क आ गया। अच्छा। हाँ, वहां भी चाइनीज सिल्क जो है वो मिक्स होकर के सूत में मिल करके। और वहां भी क्योंकि वो जिन लोगों ने डाइंग वीविंग मिल लगा रखी है वो क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि उस अनुपात में आज सिल्क की खेती भी नहीं होती। सिल्क का भी उत्पादन उस अनुपात में नहीं है। अभी वहां कहलगांव के पास एक गांव है, कहलगांव पीरपैंती के बीच में। वो गांव अकेला गांव ऐसा है जहां सिल्क का कपड़ा बनता है। तो
आज जो आपने जो मुख्य सवाल उठाया ना कि बिहार के लोग बिहार में काम क्यों नहीं करते, एक्चुअली सवाल यही था, मैं आपको विषय ही यही है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ हम्म, कि हम जब मिस्त्री कारखाना भी चलाते थे ना, हम्म, तो हम सुबह लेबर को उठा के लाते थे घर से। हम्म, हमारे यहाँ क्या है, वहाँ खर्चा कम है। हम्म, अब वो जो अगर बिहारी के घर में हम्म, शाम को खाने के लिए है, हम्म, तो वो सुबह काम पे नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, नंबर एक। हम्म, नंबर दो, वहां पर वो हम्म, वो अपने ग्रेस के हिसाब से काम करेगा। हम्म, मतलब वो काम छोटा है बड़ा है, हम्म, इसका ध्यान रखते हुए काम करेगा। हम्म, वहां वो सारे काम नहीं करेगा। हम्म, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा, जब वहां से बाहर निकल जाएगा, हम्म, तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हम्म, वो आपने जो कहा ना कि तुर्किस्तान, तुर्की और ईरान और इराक और कहाँ कहाँ, हम्म, आज भी हम्म, आप तेल के कुओं में चले जाइए, हम्म, तो आज भी आपको 80% लेबर बिहार की मिलेगी। हम्म, कहीं भी चले जाइए दुनिया में। हम्म, और बिहारी बिहार में काम नहीं करता, हम्म, बिहारी बिहार से बाहर निकल के काम करता है। हम्म। ये सच्चाई है। ये मान ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिहार बिहार जो सम्राट अशोक का देश रहा, जो जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जहाँ पर आपने बताया कि वहां पर एजुकेशनल हब था, है, आज ऐसी भी अभी भी है। आज भी है। तो वहां का ज्यादातर युवा लेबरगिरी क्यों करते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आईएएस आईपीएस गलत, बिहार के बनते हाँ, हैं। लेबरगिरी नहीं करते ज्यादातर। हाँ। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्राइवेट कंपनी चलाने वाले हैं, हम्म, ये सब बिहारी हैं। हम्म, मैंने फरीदाबाद में आकर देखा, हम्म, जितनी फैक्ट्रियों में मैनेजर थे, हम्म, क्योंकि वो कम सैलरी में हम्म, और अच्छा रिजल्ट देते थे, हम्म, मेहनत से काम करते थे, हम्म, अपना समझ के काम करते थे। हम्म, मतलब वो किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। बिहारी कामयाब क्यों है? आज बिहारी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, हम्म, अपने काम से काम रखता है, हम्म। इसलिए बिहारी कामयाब है। दुनिया में आप तो कहीं, मतलब बिहारी लेकिन बिहार बिहार में को वो छोड़ कामयाब नहीं है। बिहार में कामयाब बिहार नहीं में है। कामयाब नहीं है, हाँ। इसलिए कि वहां वो सब कुछ देखता है। अरे फलाना आदमी देख रहा है, अरे हम्म, ये छोटा काम कर रहे हैं हम, हम्म, अरे ये क्या घर जाके क्या कहेगा, ये हम्म, किसी को क्या बताएगा। हम्म, अब वो यहाँ काम करता है, हम्म, अब यहाँ बेचारा क्या काम करता है, वहां जाके बताता मैं तो कंपनी में मैनेजर हूँ। हम्म, अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम्म, हमारे एक साथ एक जब मैं जॉब करता था, तो एक डिस्पैच में हम्म, एक श्रीवास्तव जी थे। हम्म, उनकी शादी स्टील अथॉरिटी के बड़े अधिकारी की बेटी से हुई। हम्म, वो अपने समय के पहलवान थे। हम्म, अच्छा, मुझे भी उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था। हम्म, तो उनके ससुर जी ने हमारे मैनेजर हम्म, साहब को फोन किया हम्म, कि भाई एक हमारे जानकार हैं, हम्म, उनको कहीं काम पे लगा दीजिएगा। हम्म, तो उनको ही नहीं पता उनके दामाद हैं। हम्म, तो वो आए, हम्म, तो उनको मेरे नीचे दे दिया डिस्पैच में, बोला भाई इसके डिस्पैच करवाओ, श्रीवास्तव जी है, इनको हम्म, बिठाओ अपने साथ हम्म, और डिस्पैच करवाओ। हम्म, तो वो बेचारे मेरे साथ काम करने लगे। हम्म, अब 6 महीने बाद हम्म, उनके ससुर जी यहाँ आए, हम्म, तो उनको लेने हमारी कंपनी की गाड़ी हम्म, एयरपोर्ट गई, हम्म, मैं भी साथ में गया। हम्म, तो जब वो गाड़ी में हम हमारे साथ आ रहे थे, हम्म, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पर कोई श्रीवास्तव जी काम करते हैं आपके यहाँ, हम्म, आप जानते हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। हम्म, तो कभी हमें उनके घर चलना है। हम्म, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे भी उनका घर नहीं पता है। हम्म, तो उस समय कोई मोबाइल फोन वगैरह तो होता नहीं था। हम्म, तो बोला भाई कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बाबूजी आप कंपनी चलिए, हम्म, वहां वो मिल जाएंगे आपको, हम्म, और उसके बाद उनके साथ आप उनके घर चल हम्म, पड़िएगा। हम्म, तो हम उनको कंपनी में लेके आए। हम्म, अब कंपनी में लेके आए तो सब बातचीत हो गई, मीटिंग वगैरह सब हो गई। जब वो हम्म, फ्री हो गए, हम्म, तो बोले कि भाई वो सिर्फ मेरे को वो धीरे से बोले, वो मैनेजर साहब के सामने नहीं बोलना चाहते थे कि मेरे दामाद हैं। हम्म, तो हम्म, बोले श्रीराम जी मेरे को उनको छोड़ना था एयरपोर्ट शाम को, हम्म, तो मैं उनके उस पे था दिन भर। हम्म, तो बोले श्रीराम जी अब श्रीवास्तव जी से मिलवाओ आप। हम्म, अब वो तो बेचारा काला पीला हो रखा था डिस्पैच में, हम्म, कोयल लोड करा रहा था ट्रक में। हम्म, तो मैंने उनको इशारे से बुलाया, हम्म, मैंने कहा हाथ वाथ धो के आओ, कोई तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं मिलने के लिए। हम्म, कौन है कौन है? तो हम्म, वो होता है ना आदमी, तो वो हम्म, आए देखे तो उनके पैर छुए वो। हम्म, बोले कहा हो ठीक बा? बोला हाँ बढ़िया निमन बा ठीक। हम्म, तो वहां से फिर जाने लगे कि कहाँ कहाँ तुम जा रहे हो? हम्म, हम उसको पकड़े, हम्म, हम बोले अपने घर ले चलो इनको। हम्म, तो वो बड़ा पसीने पसीने हो गया वो। हम्म, अब वो हमने बोला चलो हाफ डे भरो, हम्म, तो चलो हमारे साथ। हम्म, फिर उनको हम गाड़ी में बैठाए, हम्म, गाड़ी में बैठा करके उनको हम लाए। तो हम्म, वो मुजेसर में रेलवे के पीछे झुग्गी में रहते थे बेचारे। हम्म, अब उनको बड़ा मतलब अजीब लग रहा था कि मैं ससुर जी को कैसे अपने घर ले जाऊं, हम्म, और ससुर जी को भी बड़ा अजीब लगा कि मेरी बेटी ऐसी परिस्थिति में रह रही है। हम्म,
बिटिया भी रहती थी उनके साथ में। हाँ, पत्नी, उनके पति पति पत्नी, पत्नी उनके दोनों बच्चे रहते। थे, हाँ हाँ हाँ। उनके बच्चे हो गए, 3 बच्चे थे वहां पे। एक झुग्गी हम्म में पति पत्नी 3 बच्चे। और ये बात वहां उनको बिहार में नहीं पता ना, है। वहां वो, हम तो मैनेजर हैं वहां, हम्म हाँ दामाद जी मैनेजर है। हम्म अब कम से कम वहां वो बताते, या हम ही लोगों को बताते, तो उनकी कोई ढंग की व्यवस्था तो होती। हम्म 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 तो कहने का मतलब ये है कि वो उस चीज को हम्म वहां बताना नहीं चाहते, वो अनभिज्ञता है हम्म कि अनभिज्ञता में सब काम हो रहा हम्म है। हमें भी उनके बारे में नहीं पता था। हम्म फिर हम गए, फिर उसके बाद उनको वहां से निकाला, हम्म घर वर दिलवाया। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि ये पता नहीं क्यों ये मानसिकता है। हम्म और ये मानसिकता, अब आज तो मुझे लगता है कि बिहारी बहुत प्रोग्रेस किए हैं यहाँ पे, हम्म और बिहारियों ने अपनी इंडस्ट्रीज भी लगा रखी है, बहुत उद्योग लगा रखे हैं, हम्म और बहुत तरक्की करी है सब लोगों ने। हम लोगों ने भी यहाँ की बहुत तरक्की करी है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ठाकुर जी की इतनी कृपा होगी हम पर। तो भगवान ने बहुत कृपा की है, और सब कुछ यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जंगल राज की आप बात कर रहे हो, ये एक दुस्वप्न था। हम्म होता क्या था उस समय पर, ये बताइए, कथा बताइए। भाई साहब देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, हम्म मैं चूंकि उस समय वहां नहीं था, हम्म लेकिन मैं जो लोगों से सुनता था ना, हम्म तो वो बड़ा बड़ा विभित्स है वो। जैसे आपने बताया कि बिटिया की शादी से तो कारें उठा ले गए। हाँ, कार उठा के, मतलब वहां कुछ भी, वहां किसी को भी दुकान से उठा के ले जाते थे, किस दुकान मतलब में से। कैसी दुकान, मतलब बहुत जैसे, शोरूम वगैरह की, हाँ, नहीं छोटी नहीं मोटी नहीं, दुकान? शोरूम वगैरह से, जहां से फिरौती मिलती है। हाँ किसी को दुकान से उठा लिया, किसी को बाजार से उठा लिया, हाँ और वो भी छुट भइये, हम्म जिन पर उनका वर्चस्व होता था। हम्म अब ये सब चीज, मैं चूंकि वहां था नहीं उस समय, हम्म लेकिन मैं लोगों से सुनता था, हम्म तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि हमने वहां जो राज देखा है ना, हम्म हमने पूरी आजादी देखी है उस समय, हम्म और हमने बड़ा आनंद देखा है, बड़ा हम्म सामाजिक सद्भाव देखा है, हम्म बड़ा सामाजिक प्रेम देखा है। हम्म क्योंकि हमें हमें याद है, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण पहले काम नहीं करते थे, हम्म क्योंकि जो वैश्य होता था, हम्म वो ब्राह्मणों का घर पूरा करता था। हम्म हमारे गुरुजी, जिनके बारे में मैंने आपको हम्म बताया कि मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में प्राध्यापक थे, हम्म और वो अपनी दुकान पे, मेरे गुरु हैं वो, हम्म उन्होंने मुझे यज्ञोपवीत संस्कार करवाया मेरा। हम्म और उनके, वो मेरे, मतलब सही मानिए तो रियल गुरु वही हैं। हम्म तो वो गुरुजी अपनी मतलब औषधालय में हम्म किसी से भी 1 रुपया लेते नहीं थे, हम्म लेकिन लोग अपने आप उनके यहाँ हम्म उनकी सारी भरण पोषण लोग करते थे, हम्म और उनको जो सैलरी मिलती थी हम्म आयुर्वेदिक कॉलेज से, हम्म उसी से उनका घर चलता था। हम्म लेकिन नहीं हुआ, बाद में वो परंपरा खत्म हो गई ना। हम्म उनके बच्चों ने पैसे लेना शुरू कर दिया, हम्म क्योंकि उनके सामने ही वो तकलीफ आ गई, हम्म क्योंकि खर्चे बढ़ गए, हम्म लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। हम्म तो बाद में बच्चों ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? हम्म तो ये सारा सामाजिक ताना बाना बिखर गया। हम्म ये सब हम लोग के देखते देखते हम्म बिखरा है। हम्म अच्छा, एक बात इसमें बताइए कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे वहां पर, अभी मैं तेज प्रताप पे आऊंगा और तेजस्वी यादव पर भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल उस पर हम कर लेते हैं कि उनका भाषण, उनके बात करने की शैली लोगों को बड़ा आकर्षित करती थी। देखिए मैंने एक वो, कथा सुनी कि जैसे एक बार कहीं जाना था और वहां पर गए तो गांव वाले मांग रहे थे सड़क, कि आप सड़क दे दीजिए हमको। तो वहां पर बोलते हैं कि वो अपने भाषा में जैसे बोलते हैं, कौन बुड़बक मांग रहा था सड़क? ये बताइए कि अगर आप सड़क ले लेंगे तो आपके पास गाड़ी है, गड़िया है क्या चढ़ने के लिए? हाँ, तो इस तरह की चीजें। और अगर आप सड़क बनवा लोगे तो उसमें गड़िया तो शर्मा जी के, शुक्ला जी के और ठाकुर साहब की चलेगी। ये ऐसा है। देखिए लालू जी जो आए ना, तो वो आए गरीबों के मसीहा के रूप में। हाँ उन्होंने बिहार में राजनीति करी, गरीबों की राजनीति करी, हाँ लेकिन बाद में उन्हीं गरीबों की जमीन लिखवा के, हाँ और उन्होंने उनको नौकरी दी। हाँ आप एक चीज देखिए, जमीन लिखवा के नौकरी देने का भी मुकदमा तेजस्वी जब मुख्यमंत्री, उप चल रहा है। मुख्यमंत्री से तभी भी वो आया सारा, बात। मैं यही कह रहा हूँ, ये सब मतलब ये चीजें। कल्चर तब का आया है। हाँ, हाँ नहीं नहीं, ये हम, आज हमें किसी ने कहा कि लालू जी ने ही गरीबों का उद्धार किया है। हम्म तो हमने कहा कैसे किया है? हम्म तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। हम्म मैंने कहा, क्योंकि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत लेकिन ज्यादा जाति पर जातिवाद तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है, हम्म अगड़ा पिछड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ऊंचा नीचा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। छुआछूत आज भी है। हम्म जबकि हमारे देश से छुआछूत समाप्त हो चुका है, हम्म हम सब उस चीज के गवाह हैं। हम्म लेकिन बिहार आज भी उससे अछूता नहीं है। हम्म हम्म अभी हमने चुनाव के टाइम में नए नए वीडियो देखे हैं, हम्म आज भी हम्म हम्म हम्म
तो लेकिन आज देखिए जितनी पारदर्शिता आई है हम्म और जितने अच्छे से काम हुआ है हम्म और नीतीश जी ने जो काम किया है हम्म वो असंभव काम है। हम्म बिहार जैसे प्रशासनिक नीतीश जी को जब मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार मिला तो किस स्थिति में बहुत मिला था? बुरी हालत में था। हम्म कोई बिहार में फंड नहीं था, कुछ नहीं था। नीतीश जी को सरकार दे दी। हम्म नीतीश जी भी गरीबों के मसीहा के रूप में ही आए थे हम्म और चूंकि वो कुछ था ही नहीं तो गरीब कल्याण क्या करते। हम्म आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है ना, हम्म जब आपके पास होगा तभी तो आप दोगे। हम्म आज उन्होंने जो 10-10 हजार रुपए दिए तो लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम्म लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये 10 हजार रुपए कहाँ से आए। हम्म कोई कर्जा तो नहीं लिया उन्होंने, हम्म उन्होंने इस देश में ही पैदा किया। हम्म मोदी जी का देखिए एक जो सिद्धांत है हम्म कि उन्होंने कहा मैं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हम्म और समाज की मुख्य धारा में लाके छोड़ूंगा। हम्म ये उनका संकल्प है हम्म और चूंकि उन्होंने गरीबी को देखा है हम्म और वो समाज के ऐसे संस्कारित व्यक्ति हैं हम्म जिनका अपना निस्वार्थ भाव से हम्म जिनको सेवा करना सिखाया जाता है। वर्तमान चुनाव की हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार में न जाते हुए बिल्कुल अब इसमें आ गए। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव दोनों अलग हो गए। कारण पारिवारिक कलह थी जो बाद में चुनाव में हार जाने के बाद सामने आई भी। लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे वहां पर जंगल राज विपक्ष मतलब जो एनडीए था एनडीए के पास आरजेडी को या फिर महागठबंधन को घेरने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा था, जंगल राज। लालू प्रसाद यादव के टाइम का इतना ज्यादा मतलब आप उनका कर्म था कि तेजस्वी को आप खुद ही कल्पना करिए ना कि जिस व्यक्ति ने असंभव काम हाँ कि मैं बिहार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार को एक एक नौकरी दूंगा जो संभव ही नहीं है, हाँ ऐसी घोषणा करने के बाद भी हम्म वो लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। हम्म सबसे तो बड़ी राबड़ी और लालू प्रसाद यादव के टाइम पर जिसको अब जंगल राज कहते हैं सभी कहते हैं वो उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि तेजस्वी हाँ उसको आतंक था भुगतना। उसका, उसका आतंक था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक मित्र हमारे आए थे, वो आईएएस अफसर थे, उनकी गाड़ी कोई उठा करके ले गया। हम्म उनकी शादी के टाइम की बात है, उनकी हम्म पर्सनल गाड़ी कोई उठा के ले आया। हम्म उसमें गाड़ी ऐसे उठा लेते थे। हम्म उनके तो 10-11 बच्चे हैं ना उनके, हम्म सबकी शादियां वादियां उन्हीं दौरान हुई है। हम्म 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 तो वो गाड़ी उठा के ले आते थे सीधा हम्म सीधा। सब जिसकी गाड़ी देखी, नई गाड़ी देखी, उठा लाओ। हम्म तो जिसकी गाड़ी उठा के ले गए हम्म तो वो लालू जी के दरबार में बेचारे अफसर आए, हम्म बोले सर मेरी गाड़ी उठा के ले आए। हम्म तो कौन ले आया भाई, हम्म के ले वाले वो हम्म इनका थोड़ा लालू प्रसाद यादव के स्टाइल में के बताइएगा। हाँ का हो हम्म एक साहब के गाड़ी के ले वाले वो। हम्म तो वो सामने बैठे थे जो उठा वहाँ के लाए थे। दादा थे उठा के हाँ लाने वाले। हाँ रंगदार क्या रंगदार। हाँ रंगदार जो थे, हाँ क्या दादा हम लायल बा हो हाँ हम शादी। अच्छा तू लायल है, अच्छा। अरे तो तू एक बहन के शादी में गाड़ी नहीं दे पड़े हो। हम्म मतलब वो अफसर को बेचारे को, उल्टा अफसर को बोलने लगे हाँ कि इनकी बहन की शादी में गाड़ी दे दो। हाँ, तो वो बेचारा गर्दन नीचे करके वहां से चला गया। हम्म तो देखिए वो जंगल, मैंने आपको क्या कहा, कोई भी चीज की अति होती है। हम्म वो तो तेजस्वी यादव अति को सर्वत्र वर्जते। इस चुनाव में तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव, उसी का जो है तो हाँ नहीं तेजस्वी यादव कुछ है ही नहीं। हाँ हम लोग कहाँ उसको नेता बना रहे हैं, वही कहाँ राजनेता मान रहे हैं। तेजस्वी यादव तेजस्वी से तो उसका भाई बहुत अच्छा है। तेज प्रताप। तेजस्वी से तो तेज प्रताप लाख दर्जे अच्छा है। हम्म तेजस्वी को तो राजनीति की समझ ही नहीं है। हम्म तेजस्वी को कुछ नहीं पता है कि राजनीति कैसे होती है। वो ये लोग सब ये समझते हैं कि आतंक फैलाकर हम राजनीति कर लेंगे। हम्म अब वो बिहार वो नहीं चुनाव है। के दौरान कह ही रहे थे नहीं कि तो वो यादव आएगा बनेगा हाँ रंगदार, नहीं अभी भी वो कह रहे हैं, जीतेगे तो तेजस्वी यादव बनेगा रंगदार। अभी भी वो यही कह रहे हैं हाँ कि अभी भी हम बिहार को ठीक से नहीं चलने देंगे। हाँ अभी जितनी बदमाशी हुई है, जितना कुछ हुआ है, हम्म उसके पीछे जाएंगे आपको तो हम्म सबका इन्हीं का हाथ मिलेगा, सब हम्म इन्हीं के लोग हैं। हम्म लेकिन चूंकि आज जोगी जी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, मतदान के दौरान उस यहाँ पर जो है तो आचार संहिता लगी रहती है। हाँ तो उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा जा रहे थे तो उनकी नहीं गाड़ी जाने में दिया। हाँ तो ये कुछ जगह हुआ ना। अब जहाँ लखीसराय की आप बात कर रहे हो, हाँ जहाँ विजय सिन्हा को रोका गया, हाँ मैं भागलपुर से चंद कदम पे है वो, हम्म मतलब भागलपुर, मुंगेर, हम्म लखीसराय, वो हम्म सब हमारा घुमा हुआ है सारा वो बेल्ट। तो वो भूमिहार बेल्ट है, हम्म सिन्हा साहब भी भूमिहार है। हम्म लेकिन वहां क्या है, कुछ वहां पर भी है इस तरह के हम्म उग्रवादी तत्व। हम्म उन्होंने रोक लिया तो रोक लिया, क्या कर लिया उनका। हम्म
उनके वोट बढ़ा दिए। हम्म, आप एक तरफ हम जंगल राज की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप लोगों को दिखा रहे हो हम्म, कि देखो हम क्या करेंगे। हम्म। तो जब आप किसी चीज को प्रत्यक्ष दिखाओगे ना अच्छा, तो वो वहां पर एक युवा है चिराग पासवान, हाँ। और एक युवा युवा है तेजस्वी। हम्म। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में आप ज्यादा सफल और ज्यादा तेजस्वी है, दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। तेजस्वी ज्यादा सफल है चिराग से। हाँ नहीं सॉरी, तेजस्वी मेरे मुंह से निकल गया। चिराग नहीं, पासवान। चिराग। हाँ। तेजस्वी तेजस्वी की तो असफलता सबको दिख रही है। हम्म, चिराग पासवान, आप सोचिए वो लड़का हम्म, जिसका चाचा उससे अलग हो गया, हम्म, उसकी पार्टी समाप्त हो गई, हम्म, उसका सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया हम्म, और उसने दोबारा से स्टेबल कर लिया हम्म। और आज वो 29 में से 19 सीट ले आया। क्या कारण रहा ये? नहीं, उसकी समझ। हम्म, देखिए सब चीज मैंने आपका कहा, हम्म, जब तक आप सकारात्मक रूप से चीजों को नहीं लोगे, हम्म, आप जब जब तक विषय को आप पर विश्वास नहीं होगा। हम्म, आज भी रामविलास जी का जो किया हुआ है, हम्म, आज उनके पुत्र ने जो किया, वो सबके बीच रहता है, हम्म, सबकी मदद करता है, हम्म, जो उससे हो सकता है वो करता है, हम्म, तो वो उसका फल देते हैं। हम्म, इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी। हम्म, ये केवल चुनाव में जाते हैं, वहां हम्म। भी दादागिरी से बात करते हैं। आपने जो कहा तो उसमें मुझे एक वाकया याद आ गया कि तेजस्वी यादव, आई थिंक तब तक वो 20 या 21 दिन का पीरियड था, ये इलेक्शन के दौरान प्रचार में नहीं गए जब तक उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हाँ, नहीं हो गया। हाँ, मतलब आप सोचिए ना, सीटें डिक्लेयर नहीं हुई, आमने सामने सब खड़े रहे। कहाँ है INDI की बात करते हैं हम्म, ये, कहाँ एनडीए में 4-5 दल हैं। हम्म, आप देखिए क्या चुनाव लड़ा उन्होंने, हम्म, 202 सीट हम्म, कल्पना से परे। हम्म, हम्म, और सब लोग बाग आज भी प्रशांत किशोर हैं। अरे अच्छा, दूसरे प्रशांत किशोर के बारे में तो अरे चर्चा ही नहीं दूसरे हुई। को भाई साहब, प्रशांत किशोर इतना अच्छा, बढ़िया, इतना बढ़िया उनका चुनाव प्रचार, पूरे बिहार का भ्रमण किया। वो जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो एक नेता की तरह तो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सच बोल रहे थे। क्या बिहार के लोग जो है उनको सच पसंद नहीं आया? भाई उनको लगा साहब, कि नहीं अरे यार ये नहीं नहीं नहीं, कुछ आप एक टीवी चल रही है, उनको ऐसा सुनिए। लगा क्या कि अच्छा सिनेमा एक चल बात रहा है। बताइए, नीतीश जी की लोकप्रियता कहाँ से बढ़ी? आप बताइए, नीतीश जी की सबसे अधिक लोकप्रियता का राज क्या है? पहले शुरुआत में हाँ, हाँ, शराबबंदी, हाँ। जिससे वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान थी। लेकिन अभी और वहां का वही सबसे बड़ा प्रशांत आरोप है कि किशोर, सूखा नशा। देखिए मैंने क्या कहा, आरोप लगाना बड़ा आसान है। हम्म, आज प्रशांत किशोर उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि नहीं, ये शराबबंदी, ब्लैक में शराब, इधर से शराब उधर से। अरे आम आदमी को तो शराब नहीं मिल रही है। हम्म, जो रोज कमाने वाला आदमी है, हम्म, वो कहाँ अब तो सरेआम शराब मिलती थी, हम्म, सरेआम देसी शराब मिलती थी। हम्म, रोज 200-400 लोग मर जाते थे, हम्म, आए दिन स्प्रिट पी पी के लोग मर रहे थे। हम्म, नीतीश जी का सबसे प्रभावशाली कदम रहा शराबबंदी। हम्म, बिहार में मैंने जो देखा है हम्म, कि बिहार में बंदा दिन भर काम करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, शाम को दारू पी के आता था और घर में सबसे पहले मारपीट करता था। हम्म। घर में घर में ज्यादातर खाने के लिए उन सभी वहां राज्यों पर के हालात हैं वहां जहां पर पर शराबबंदी नहीं, शराब चलती हमने है। वहां पे शराब का बहुत गंदा रूप देखा है, हम्म, या बंदे को नाली में पड़े हुए देखा है। हम्म, शराब यहाँ भी लोग पीते हैं, हम्म, वो एक सभ्यता है। हम्म, सभ्यता देखिए, कहते हैं ना, गरीब पिए तो ऐब है हम्म, और अमीर अमीर पिए तो शौक है। हम्म, शराब तो शराबी है। हम्म, इसलिए नीतीश जी का कोई मुकाबला नहीं है। हम्म, और आज नीतीश जी जो थोड़े दिन इनके साथ गए, हम्म, उसका बड़ा इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। हम्म, आज नीतीश जी में बुद्धि आ गई हम्म, और आज सरकार के साथ मिलके आप हम्म, देखिए क्या बिहार है। हम्म, आज आप कहीं भी, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं। हम्म, आज मैं उस दिन पढ़ रहा था हम्म, कि एक बहन जो है वो प्रसव पीड़ा में हम्म, सिर्फ इसलिए मर गई हम्म, कि उसको वहां से अस्पताल आने में 6 घंटे लग गए। हम्म, और अब जो है बहनें उस स्थान पे 30 मिनट में पहुंच जाती है। हम्म, 6 घंटे और 30 मिनट। अंतर है। आप सोचिए, हम्म, एक व्यक्ति हार्ट अटैक से इसलिए मर गया कि उसको समस्तीपुर से पटना आना था, हम्म, तो उसको समस्तीपुर से पटना आने में 24 घंटे लग गए, हम्म, इसलिए वो एम्बुलेंस में मर गया। हम्म, आज वहां से समस्तीपुर से 2 घंटे में आदमी पटना आ जाता है। हम्म, तो भाई साहब देखिए, जो चीजें हुई है वो दिख रही है सबको। हम्म, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। वही बिकता है। आखिरी दो सवाल। पहला सवाल इन दोनों में, आखिरी वाले दोनों में, पहला सवाल प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी परिभाषा लिखी, जिसका कोई डेजिग्नेशन पहले से नहीं था
कि एक डेजिग्नेशन होता है कि अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए या कोई पद हो गया, कोई डेजिग्नेशन नहीं था। उन्होंने अपना डेजिग्नेशन बनाया, लिखा, रणनीतिक, चुनावी रणनीतिक सलाहकार। भाई साहब ऐसा है, प्रधानमंत्री जो समय पर मोदी जी हैं उनसे लेकर के लगभग ममता बनर्जी तमाम तक जितने भी सबके हैं साथ काम सबको किया इसने। देखिए सत्ता दी, लेकिन देखिए खुद शून्य। भाई साहब, मैं कह रहा हूं ना कि दूसरे के लिए काम करना, दूसरे के पैसों पे काम करना हाँ। और अपने लिए काम करना, हम्म। दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपने है। थोड़ी देर पहले कहा था कि बिहारी अपने घर में काम नहीं करता, नहीं लेकिन करता। बाहर बहुत हाँ, कामयाब रहता है। करता है। मैं तो देखता हूँ। मैं और तो ये बात सिमिलर हो गई। नहीं मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ इस चीज को हाँ। कि प्रशांत किशोर जो है, हाँ। जैसे अरविंद केजरीवाल जी चले थे, हम्म। सेम उसी पैटर्न पे चला। हम्म। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आंदोलन से उठा था, हम्म। तो इसलिए जनता उसके झांसे में 2 बार आ गई। हम्म। प्रशांत किशोर किसी आंदोलन से नहीं आया है। हम्म। प्रशांत किशोर ने तो दूसरों की दुकान चलाई है। हम्म। जब अपनी बारी आई तो उसको समझ में आ गया कि ये कितना कठिन काम है। मैं आपके लिए तो भाषण लिख के दे दूंगा, लेकिन जब मुझे अपने लिए भाषण बोलना पड़ेगा तो मैं बहुत सारी चीजें सोचूंगा। तो क्या यही कारण थे कि चुनाव नहीं लड़े? पहले ही उनकी पार्टी हाँ, ने सर्वे कर नहीं लिया था। उनको पता था। हम्म। उनके सर्वे टीम खुद की है, हम्म। जो मोदी जी के लिए सर्वे करती थी, हम्म। अरविंद केजरीवाल के लिए जिसने सर्वे किया, ममता बनर्जी के लिए जिसने सर्वे किया, किसको छोड़ा उन्होंने? और सब जगह से बहुत मोटे पैसे कमाए। आज पैसे खर्च करने का टाइम आया। चुनाव है, मुफ्त में तो नहीं होगा। वो पैसे तो खूब खर्चा किए, खूब अब वो खर्चा क्या किए। किए वो आपको पता होगा, हमें अरे नहीं बहुत पता खर्चा है। किए, खूब खर्चा लेकिन किए। हम ये कहते हैं कि दूसरे का पैसा खर्च करना हम्म। और अपना पैसा खर्च करना, अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क बहुत है। अंतर है। इसलिए हम्म। प्रशांत किशोर जी को बहुत बड़ा गलतफहमी थी उनको, हम्म। और उन्होंने जो शराब का जो कह दिया ना कि मैं दारू के ठेके खोल दूंगा, हम्म। तो समझो रहा साहब वो सारा सत्यानाश हो गया। तो क्या प्रशांत किशोर अगर बिहार की जगह दिल्ली में ये किए होते कहीं तो नहीं, क्या? नहीं वो कहीं भी, दिल्ली में उनका कोई वर्चस्व नहीं है इस समय। दिल्ली में तो उनके उनके लिए कोई ऐसी पोजीशन बनने वाली नहीं थी, क्योंकि दिल्ली के लोग 2 बार केजरीवाल जी से धोखा खा चुके हैं। तो अब दिल्ली के लोग किसी के झांसे में। मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रशांत किशोर की जो बातें थी, जो वादे थे, एजुकेशन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उद्योग को लेकर के, क्या बिहार में ही पटना वो शहर है जहां पर उनकी बातों को युवा या यहाँ के लोग सुन सकते हैं? मैंने आपको क्या कहा, हर जगह कुछ लोग वैसे होते हैं। हाँ। ये जो सोचते थे ना भीड़, मुझे याद है इंदिरा गांधी को सुनने के लिए हम सब जाया करते थे। पूरा सैंडिस कंपाउंड, वहां एक मैदान होता था, जिसको शायद आजकल गांधी मैदान या पता क्या कहते हैं, वो अंग्रेज के नाम से सैंडिस कंपाउंड, बिहार में भागलपुर में। तो उस वो कंपाउंड इतना बड़ा था, कई एकड़ में था वो। और वो आप ये समझिए, जब इंदिरा गांधी आती थी तो उसका 10 मिनट का भाषण होता था, लेकिन वो उसके आने से पहले ही, और कम से कम 5 किलोमीटर स्टेशन से लेके सैंडिस कंपाउंड का जो एरिया था, पूरी सड़कें जाम रहती जाम थी। हो जाते थे। लोग ट्रेन से इंदिरा गांधी को सुनने आ रहे हैं, और उसके बाद उसको जाने के बाद 2 घंटे तक वो जाम रहता था। जाम रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वहां पर आकर्षण है, नेता को सुनना। नेता के वहां पर जो नेता, जो वहां नेतागिरी जो है ना, हर चौपाल में, हर चाय की दुकान में। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। अब गृह मंत्रालय मिला है भाजपा को और गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर ने बहुत घेरा उनको, खूब कहा, लेकिन उन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ा। गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ जी से बहुत प्रभावित थे। उनके सारे भाषणों में ये देखने को मिलता रहा है। तो क्या अब बिहार में भी बुलडोजर वाला प्रचलन चल जाएगा? वैसे कानून व्यवस्था रहेगी कि जो थोड़ा सा टेढ़वाओगे तो सीधा घुटने में गोली मारेंगे? देखिए, मैंने भाजपा में एक चीज देखी है, हाँ। कि ये किसी व्यक्ति को भी और इस तरह का कोई भी पद नहीं देते जब तक उस व्यक्ति की पूरी तरह से काबिलियत नहीं हो। और सम्राट जी इस बार अच्छा काम करेंगे बिहार में। जो कमी, इस समय पर बिहार सबसे बड़े नेता है भाजपा के, जो कमी रह गई है, मैं तो उस दिन उनको मध्य प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उनको शिवराज सिंह जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना अभी 3-4 दिन पहले। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और इतनी जबरदस्त सफलता मिली, लोगों ने मुझे बहुत तरह से बरगलाया, लेकिन मेरे मन ने कहा कि शिवराज संयम से काम लेना है। देखिए, जो पार्टी के साथ रहेगा, जो पार्टी के सिद्धांतों से के साथ चलेगा, जो पार्टी की रणनीति में चलेगा, वो कभी मार नहीं खा सकता।
आप खास करके भाजपा का चरित्र आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का चरित्र आप देख लीजिए, हम्म, जहां भी व्यक्तिवादी सोच आई है, हम्म, जहां भी पतन हुआ है, हम्म। तो वो व्यक्तिवादी सोच से हुआ है, संगठनवादी सोच से नहीं हुआ नहीं हुआ। मेरा सवाल ये था है। कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आ गया है, उनके बयान हमेशा से उसी तल्ख तेवर के रहते जैसे योगी आदित्यनाथ जी के रहते थे। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश को पूरे देश भर में आप कहीं चले जाओ तो हर राज्य का व्यक्ति बोलता है कि यूपी जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए भैया, कि अगर लड़की को छेड़ोगे तो रोमियो स्थान छोड़ेंगे नहीं। उठा लेगा ही, हाँ, बिल्कुल ठीक और बात। अगर थोड़ा सा भी रंगबाजी दिया तो गुठुआ में मारेंगे सीधा मारेंगे, गोली। मारेंगे, ठीक बात। तो क्या बिहार में भी अभी उसी थोड़ा तरीके की कानून व्यवस्था बन थोड़ा सा जाएगी? बिल्कुल डर बनेगी। आएगा बिल्कुल अपराधियों आएगा, में? बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये सम्राट जी की कमी है। हाँ, अगर नहीं आया हाँ, तो फिर ये सम्राट जी की कमी है। हाँ। देखिए, डर तो लाना पड़ेगा, बिना हुँ, भय के प्रीत नहीं होती। हुँ, अगर आपको शासन चलाना है हुँ। तो भय तो आपको पैदा करना पड़ेगा। पैदा करना पड़ेगा। कहीं भी बिना भय के हुँ, और शासन नहीं चल सकता। हुँ, वो भय कैसे पैदा करेंगे, हुँ, ये क्या रणनीति बनाएंगे, हुँ। क्योंकि देखिए योगी भय, जी। आप भय कह रहे हैं तो एक भय की बात ये भी आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के टाइम का भय जो है वो तेजस्वी भय नहीं, पर भारी पड़ रहा है। नहीं, नहीं, वो भय तो नहीं। इस समय पर जनता के बीच में जो जनता को योगी जी वाली जनता को निर्भय करना। जनता को निर्भय करना, और भय में रहे गुंडे, हाँ, रंगदार, अरे बिहार में रंगदार, तो रंगदार होते हैं। रंगदार होते हैं। हाँ, जो जिन लोगों ने आप सोचिए कि सिन्हा साहब को गांव में नहीं घुसने दिया, हुँ, उन्होंने बोला ना हुँ। कि तुम तो वो घबराओ मत, गायब होंगे। बुलडोजर चलवाऊंगा। तो बोला ही था उन्होंने। कहीं ना कहीं बुलडोजर की सोच है ना। है, है। तो बिल्कुल। क्योंकि मैं तारापुर, जहां से अपने सम्राट चौधरी आते हैं तारापुर हुँ, से, हुँ, हुँ। वो भी हमारा ही एरिया है। हाँ, भागलपुर के हम आस-पास खूब वाला एरिया। तारापुर गए हैं, हम हाँ, बाइक से तारापुर रोज हाँ, जाते थे। हाँ, हाँ। मतलब अब सप्ताह में एक दिन वहां तक तारापुर के आगे, और जहां हम लोग टॉफी बेचने जाते थे, हम हुँ, टॉफी बनाते थे वहां, हुँ, मिश्री टॉफी। हुँ, हुँ, तो मार्केट करने हम जाते थे, हुँ, सुल्तानगंज, बरियारपुर, हुँ, तारापुर, हुँ, असरगंज, हुँ, ये हुँ, सारा एरिया हमारा छाना हुआ है हुँ, बिल्कुल। हुँ, तो इसलिए बड़ी शांति, हमने तो हुँ, देखिए बड़ा बिहार में बड़ा सौहार्द देखा है हुँ, हमने तो। हुँ, और लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो जो 15 साल का शासन था, हुँ, वो बड़ा भयावह शासन था। हुँ, और उसको देख करके लोग आज हुँ, भी आतंकित हो जाते हैं। हुँ, उस समय कोई अंकुश नहीं था, सब हुँ, कुछ निरंकुश था। हुँ। अब मेरे सवाल पूरे हो चुके हैं। आखिरी सवाल भी मैंने पूछ लिया, लेकिन आखिरी सवाल के आखिरी में भी एक आखिरी आ रहा है। आपने व्यापार आखिरी में बोल दिया तो आ गया, और वो आखिरी सवाल ये है कि क्या बिहार का व्यापारी जो इस समय पर दिल्ली, एनसीआर और पूरे चारों तरफ हैं, जैसे आप ही की बात करें, एक बिहार के रहने वाले आप यहाँ पर हैं, अच्छा बड़ा व्यापार है, आप अध्यक्ष भी हैं, क्या बिहार लौटेंगे? अब इस समय पर एक सुशासन देखिए वाला राज्य बिहार, है, हम देखिए, बिहार में लगाएंगे नहीं नहीं, उद्योग? हम बिहार में उद्योग लगाएंगे क्योंकि बिहार में मार्केट भी है। हुँ, बिहार में सारा सामान जो है दूसरे प्रदेशों से आ रहा है। हुँ, वहाँ केवल संसाधन की कमी है। हुँ, जैसे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हुँ, वहाँ कच्चा माल नहीं है, हुँ, वहाँ के बैंक उदार नहीं है हुँ, आज भी। हुँ, हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि आज स्थिति ये है कि बैंक मैनेजर खुद मिलने आता है फैक्ट्री में, हुँ, लेकिन बिहार में नहीं जाएगा बैंक मैनेजर। हुँ, बिहार में जो लोग, पहली बात तो बिहार में लोग जाने से ही डरते थे पहले। हुँ, पहले किसी बैंक वाले की ट्रांसफर होती थी ना, हुँ, तो वो हमसे आके पूछता था, अगर उसको भागलपुर जाना है हुँ, तो भैया जरा हमारा देख लीजिएगा, क्या व्यवस्था होगा वहाँ पे, हुँ, कैसे रहेंगे, हुँ, कैसे लोग हैं वहाँ। हुँ, और वहाँ के लोग बैंक वालों की इतनी इज्जत करते हैं जैसे आईएएस अफसर हो। हुँ, जो बैंक का कर्मचारी है उसकी हुँ, वहाँ ये इतनी इज्जत है हुँ, जितनी यहाँ आईएएस आईपीएस की होती है। हुँ, लेकिन और वो कस्टमर को कुछ समझते ही नहीं। हुँ। उनकी भी फिर मानसिकता वही हो ये जाती है बदलाव ना। करना बहुत ज़रूरी है मतलब। हुँ, जब तक बैंक उदार नहीं होगा, हुँ, क्योंकि ना बैंकों के दिमाग में एक बात और भी है हुँ, कि बिहार में जैसा मैंने आपको बताया ना हुँ, कि वो पैसा लेके देने नहीं देने वाला जो एक उनके हुँ, दिमाग में जो बैठा हुआ है ना हुँ, वो। तो भैया तुम अगर हाथी को तुम गन्ना खिला के रखना चाहोगे हुँ, तो गन्ना तो तुम उससे वापस नहीं, उसको तो केले का थम ही चाहिए। हुँ, 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 अगर हाथी अपने बांधा है तो केले का थम दोगे हुँ, तो वो कुछ सवारी भी देगा आपको, कुछ हुँ, पैसा भी देगा, कमा के भी देगा। हुँ, आप सोचोगे हाथी को गन्ना चुसा के देना है हुँ, तो गन्ना तो खा के भग जाएगा वो। हुँ, बिल्कुल। बिहार में यही हुआ है। और जिसके कारण मैं तो यहाँ बहुत सारे बिहारियों को जानता हुँ, हूँ, मैं आपको मिला दूंगा, हुँ, जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं हुँ, फरीदाबाद में। हुँ, अधिकांश, आप हुँ, कभी मौका लगेगा हुँ, तो आज के डेट में हुँ, बिहार के हुँ, कम से कम 20% यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो हुँ, बिहार से उद्योगपति हुँ, की बात कर रहा हूँ मैं, हुँ, जिनके बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। हुँ,
इसलिए बिहारी कहीं भी पीछे नहीं है और काम करने वालों की स्थिति में भी बहुत सुधार आया है। यहाँ जो भी लोग हैं, आज दिक्कत यही है कि वो अगर बिहार से नहीं आएंगे तो उसका यहाँ की इंडस्ट्रीज पे बड़ा प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। मतलब यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है मन बनाए हुआ है कि अब सरकार है, समस्याएं जो नहीं, है हम जाने तैयार हैं। निराकरण है। हाँ, और अगर सरकार बुलावा हमको भेजती मौका है तो हम नहीं, जाएंगे। हम जाएंगे। हमें कोई, मैं कह रहा हूँ ना कि रेशम उद्योग आज भागलपुर में, बरारी में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है। हमारे यार दोस्त हैं, वो वहाँ खूब बढ़िया अच्छी इंडस्ट्री चला रहे हैं। वहाँ इज्जत है इंडस्ट्रीज वाले की। यहाँ क्या इज्जत है? यहाँ तो इंडस्ट्रीज वाले को कोई जानता ही नहीं है। वहाँ तो इंडस्ट्रीज वाला सेठ जी कहलाता है। सेठ जी। वहां तो इंडस्ट्रीज वाला, आप स्टेशन पे उतर के रिक्शे वाले को बोलोगे कि फलाने, अरे अच्छा ठीक है, वो आपको बड़े मन से लेके जाएगा। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? हाँ, यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। हाँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बिहार आज भी बिहार अच्छा है और वो समय था, देखिए ऊपर नीचे सब होता है, लेकिन तेजस्वी को ये समझ लेना चाहिए कि वो बिहार नहीं है। ये पक्का वो मान के चले, बिहार उनका नहीं है। हाँ, बिहार उनका है, कभी भी नहीं था उनका। वो तो जबरदस्ती छीन के लिया उन्होंने, गरीबों को लालच देके, प्रलोभन देके। गरीब को भी पता है कि कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से नहीं मिल सकता है। आप किसी की जमीन लिखवा करके और अगर उसको नौकरी दोगे तो आप सोचोगे कि वो कमा करके वो जमीन खरीद लेगा, तो वो संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें उनको पे करनी पड़ी है परिवार को, और लालू जी का परिवार पे कर रहा है। आप देखिए, बेटी घर छोड़ के चली गई, घर में झगड़ा हो गया। क्या है ये सब? सामाजिक ताना बाना छिन्न हो रहा है, भिन्न हो रहा है। कहते हैं कि हमारे कर्मों पहले एक बहू गई, भुगतान यही करना हाँ, है। पहले एक बहू गई, फिर एक बेटा गया, फिर एक बेटी गई। क्या? बेटी तो सारी चली है, सारी चली है। क्या है? तेजस्वी भर बचे हैं। हाँ, और वो भी कान के कच्चे हैं, इसलिए वो दो उन्होंने रंगा बिल्ला पाल रखे हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बातचीत रही। तो बिहार अद्भुत है, अद्भुत है, बिहार अद्भुत है। पता नहीं क्यों बिहार का नाम आते बड़ा प्रेम आ जाता है। हमारे यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या नहीं था हमारे पास। आप सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। हम सम्राट अशोक अगर बुद्ध की शरण में नहीं जाता तो हम गुलामी नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। आज हम अहिंसा के चक्कर में, आज हमने अपना सारा, फिर भी आज हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। सबसे बड़ी जनसंख्या है, और अभी तो हमारी वायुसेना भी तीसरे पोजीशन पे आ गई। हम तो सब, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा ये स्वर्णिम काल चल रहा है। स्वर्णिम काल चल रहा है। अगर इस स्वर्णिम काल को भी हमने नहीं भुनाया, नहीं मतलब जिया, तो बेकार है सब। चलिए, बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत। तो देखिए भैया, बिहार में नई बयार है। अब सरकार भी नई है, व्यवस्था भी नई है, और जंगल राज का जो डर था वो भी अब नहीं है। तो जो उद्योगपति बिहार के थे, जो बिहार के पहले लड़का थे छोट और बड़े बन के जो उद्योगपति बने, और जहां पर है वहां पर बढ़िया हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब वो तैयार हैं कि बिहार हम लौटेंगे, अपने गांव लौटेंगे, अपने वो गली मोहल्ला जहां बचपन में खेलते वहां आएंगे। तो सरकार अगर ऐसा कुछ आयोजन करती है और देश भर के उद्योगपतियों को बुलाती है, तो ये तो स्वर्णिम काल बिहार का लौटना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगली बार फिर एक बिहारी से मिलेंगे और बिहार को लेकर भरपूर चर्चा करेंगे इसे।